नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम पहले वो चीज़ें रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है। तो देखो, हम शुरू से एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना और उन्हें रिवाइज करते जाना। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इस जो हमारी पहली कक्षा थी, उस पहली कक्षा में हमने सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पाई मुहर के बारे में। हड़प्पाई मुहर के बारे में हड़प्पाई मुहर के बारे में क्या बात थी कि ये शेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। ठीक है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। इस पर चित्र उत्कीर्ण थे जानवरों के और एक लिपि लिखी हुई थी। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में पढ़े हमने कुछ और साक्ष्य, जैसे फिर हमने पढ़ा साक्ष्य किसे कहते हैं, कौन कौन से साक्ष्य होते हैं और इन साक्ष्यों की व्याख्या किस प्रकार करते हैं, ये देखा। फिर हमने कुछ शब्द देखे। शब्द कौन कौन से थे। एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म वर्ष हैं, जिसे हम हिंदी में ईस्वी सन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा के जन्म के वर्ष के पूर्व से, और इसी को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्द देखे जैसे सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी ईसा के जन्म के वर्ष से। फिर हमने देखा बीसीई। बीसीई, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा के जन्म के वर्ष से पूर्व। ये कुछ शब्द थे जो हमने देखा। फिर हमने उसके बाद ये भी देखा हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम। तो हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम क्या था, वो था 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक उसका क्या था, कालक्रम था। उसके बाद कुछ शब्द और देखे थे हमने, जैसे एक शब्द देखा था संस्कृति, और उसी संस्कृति से बना शब्द था हड़प्पा संस्कृति। तो एक सवाल ये भी था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। तो उसका कारण ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा नामक स्थान था। इस वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। फिर हमने देखा एक शब्द था संस्कृति। संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का अर्थ होता है किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर विशिष्ट कालखंड में मिलने वाली सभी पुरावस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ये बातें हमने जो कल की और परसों की क्लास थी उसमें देखा था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो आरंभिक हड़प्पा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर हमने कुछ बातें देखी थी। क्या देखा था, हमने ये देखा था आरंभिक हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा की क्या क्या विशेषताएं थी। उसमें विशेषता नंबर 1 थी कि जो आधुनिक हड़प्पा है, यानी कि जो वर्तमान हड़प्पा थी उससे जो आरंभिक हड़प्पा थी उसकी बस्तियां कैसी थी, बस्तियां छोटी थी। ठीक है, उनकी मृद भांड शैली थोड़ी अलग थी, यानी कि उनके जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे वो थोड़े अलग थे, और उनके नष्ट होने के हमें भी कुछ कारण मिलते हैं। यह आरंभिक हड़प्पा। उसके बाद थी जो वर्तमान हड़प्पा। वर्तमान हड़प्पा, उस वर्तमान हड़प्पा के जो लोगों का जीवन निर्वाह था, जीवन निर्वाह, उसके बारे में हमने देखा। उसके बारे में हमने देखा कि वो अनाज में क्या क्या खाते हैं। तो वो अनाज में दाल, चना, दाल, सफ़ेद चना, चावल और तिल ये खाते हैं। और उसके बाद वो जानवरों में कुछ जानवर पालतू थे और कुछ जानवर जंगली थे। तो पालतू जानवर कौन कौन से थे। पालतू जानवरों में थे भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। और जंगली जानवरों में कौन कौन से थे। जंगली जानवरों में थे सुअर था, घड़ियाल था और कुछ मछलियाँ भी थी। ठीक है, और उनके जो जीवन निर्वाह के तरीके थे वो क्या थे, उनके थे वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से प्राप्त उत्पाद। ये हमने उनके जीवन निर्वाह के तरीकों में देखे।
और हमने ये भी देखा कि वो मांस प्राप्त करने के लिए या तो खुद शिकार करते थे या किसी से शिकार किए हुए मांस को क्या कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। ये थे जो हमने कल बातें देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। जो आज का हमारा बिंदु है वो क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है, आज का बिंदु है जो हमारा है कृषि प्रौद्योगिकी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखो, आप एक इतिहासकार हो और इतिहासकार होने के नाते कुछ सवाल आपको खुद से पूछने होते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो तो क्या सवाल होते हैं वो, देखो पहला सवाल क्या है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, क्या है हड़प्पा संस्कृति, उसमें कृषि की जाती थी। पहला सवाल क्या है, कृषि की जाती थी, ठीक है। कृषि की जाती थी तो किस प्रकार की जाती थी, किस प्रकार की जाती थी, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हो गया कि जुताई के साधन क्या थे, ठीक है। फिर सिंचाई के साधन क्या थे, सिंचाई हो गई तो फिर कटाई के साधन क्या थे, ठीक है। और यह सब अगर थे तो इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सब बातें हैं जो इनके सवालों के जवाब हमें देने होते हैं। देखो जब भी आप लोगों के सामने क्या है कि आपकी बोर्ड की क्लासें हैं तो आपके सामने जो निम्नात्मक प्रश्न आते हैं वो आते हैं, जैसे 200 से 300 शब्द के बीच के निम्नात्मक प्रश्न आते हैं। तो उन निम्नात्मक प्रश्नों के हल आपको क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो मान लो आपके सामने एक सवाल आ गया कि हड़प्पा संस्कृति में कृषि प्रौद्योगिकी को समझाओ, तो आप क्या करोगे, आपको ये बताना होगा सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि की जाती थी तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, और उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि कृषि किस प्रकार की जाती थी, यानी कि जुताई के साधन कौन कौन से थे, सिंचाई के साधन कौन कौन से थे, कटाई के साधन कौन कौन से थे, और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इन सब के वो कौन कौन से हैं और किन किन जगहों से हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहले, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या, कृषि प्रौद्योगिकी। देखो, कृषि, अनाज के प्राप्त दानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि की जाती थी, ठीक है। ये अनाज के दाने कौन कौन से हैं, ये वही अनाज के दाने हैं जो हमें जीवन निर्वाह के तरीकों में प्राप्त हुए थे, और उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें अनाज के प्राप्त दानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि की जाती थी। अगर कृषि नहीं की जाती थी तो ये दाने कहाँ से प्राप्त हुए हमें, ठीक है। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया ना कि कृषि की जाती थी या नहीं, तो जवाब क्या हो जाएगा, हाँ हड़प्पा सभ्यता में कृषि की जाती थी, क्योंकि हमें कुछ अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में कृषि की जाती थी, ठीक है। अगला देखो, जुताई के साधन, मुहरों व मृण मूर्तियों में अंकित बेल के आधार पर कह सकते हैं कि जुताई बैलों से करते थे, ठीक है। कि हमें कुछ मूर्तियाँ मिली है मिट्टी की बनी हुई, कुछ खिलौने मिले हुए हैं, और कुछ मूर्तियाँ जो मोहरे हैं, मोहरे में क्या मिलता है हमें, कुबड़ वाला सांड मिलता है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जुताई के लिए शायद वो किन का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखो सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधनों में क्या है, सामान्यतः नहरों, सिंचाई किससे की जाती थी, नहरों और जलाशयों से प्राप्त पानी से की जाती थी। तो पहली बात समझ में आ गई आपको कि कृषि की जाती थी क्योंकि हमें अनाज के दाने मिले, इसके आधार पर हम कह सकते हैं। क्या जुताई के साधन क्या थे, तो हम कह सकते हैं कि जो मोहरे हैं उनमें एक कुबड़ वाले सांड के चित्र मिलते हैं, और कुछ मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती है जिनमें हमें बैलों का चित्र देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जुताई थी, यानी कि बुआई जिसको हम कहते हैं, वो किससे की जाती थी, बैलों से की जाती थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उन्हें पानी देना होगा। तो सिंचाई के साधन क्या थे, नहरें थी और जलाशय थे, इनके साक्ष्य हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कटाई, जब आपने क्या की, पहले कृषि की, उसके बाद बुआई की, बुआई के बाद सिंचाई की। अब अगर फसल कट गई, पक गई है, तो उसको काटने के जो साधन थे वो कौन से थे, तो पढ़ो। देखो, लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों पर प्रयोग करते थे। जैसे आप लोगों ने दरांती वगैरह देखा होगा, हाशिया वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जो आगे की जो होती है तीखी जो वस्तु होती है वो तो होती है लोहे की,
और उसके पीछे लकड़ी का हत्था लगा होता है। तो वैसे ही जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कटाई के साधनों में किसका प्रयोग करते थे? वो कटाई के जो साधन थे उनमें पत्थर का प्रयोग करते थे और उस पत्थर को बांधने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब आप कहोगे कि जो कटाई करने के बाद जो गेहूँ, चावल, तिल और ये जो चीज़ें प्राप्त हुई है उनको आपको क्या करना होगा? खाना होगा। तो खाने के लिए उसकी क्या करनी पड़ेगी? पिसाई। तो पिसाई करने के लिए हमें क्या मिला? यानी कि पीसने के लिए हमें क्या मिला है? अवतल चक्कियाँ मिली है, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ये वो साक्ष्य है जहाँ से हमें ये अवतल चक्कियाँ मिली है। ठीक है। तो एक बार हम वापस देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी को क्या है, देखो वापस समझते हैं। तो कृषि के लिए हमें क्या मिले कि कृषि की जाती थी या नहीं थी? तो इसके साक्ष्य क्या मिले कि हमें कुछ अनाज के दाने मिले। क्या मिले? अनाज के दाने। उसके आधार पर हम कह सकते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते थे। तो उसके बाद हमारे लिए सामने क्या सवाल था कि अगर करते थे तो जुताई के साधन कौन कौन से थे? तो हमने कहा कि हमें कुछ मुहरें हैं, उन मुहरों में बेल के चित्र मिले हैं और कुछ मरण मूर्तियाँ मिली है। उनमें किसके चित्र हैं? बेलों के चित्र है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जुताई की जाती थी। ठीक है। और अगले साक्ष्यों में हम और समझ लेंगे कि कौन कौन से थे। फिर सिंचाई के साधन थे। तो सिंचाई के साधनों में हमें क्या मिली? नहरें मिली और जलाशय मिले। जलाशय का मतलब तालाब होता है। ठीक है। उसके बाद क्या थे? कटाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे और लकड़ी के हत्थों का और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आगे बात समझ में? तो कृषि के लिए जुताई, सिंचाई, कटाई और पिसाई का मतलब जो अनाज प्राप्त हो गया उसको पीसने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो उसको पीसने के लिए प्रयोग करते थे चक्कियों का। अवतल चक्कियों। और किन का प्रयोग करते थे? अवतल चक्कियों का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये सब बातें हमने कह तो दी, लेकिन जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको हमें क्या कर दो? थोड़ा स्पष्ट कर दो। तो चलो हम पढ़ते हैं। देखो ये बात आपको क्या होगी? समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। तो देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको हमने लिख लिया है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका जवाब क्या होगा? गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से हमें बाजरे के दाने प्राप्त हुए। ठीक है। उसके बाद क्या है? मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए। मैंने कहा था ना कि कुछ मिट्टी के बने हुए हल हमें प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जुताई के साधन क्या थे? बैल थे। तो मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से प्राप्त हुए? चोलिस्तान, जो कि भी पाकिस्तान में है, और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। तो 3 बातें समझ में आ गई। बाजरा कहाँ से मिला? गुजरात। हल कहाँ से मिले? बनावली और चोलिस्तान से। और जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। अब देखो जो कालीबंगा है उसमें जो जुते हुए खेत मिले थे वो किस प्रकार मिले थे? अगर खेत जुताई होती है तो वो कैसे होती है? ऐसे लाइनों में होती है। ठीक है। लेकिन जो कालीबंगा है उसमें जो खेत मिले हैं वो इस प्रकार मिले हैं, क्रॉस कट किए हुए। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस प्रकार बुआई हुई थी तो एक फसल उगा दी थी। क्या? एक फसल। और जब इस प्रकार बुआई हुई तो उन्होंने एक फसल और उगाई। तो दोहरी फसल के साक्ष्य साथ में जुटे हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमें प्राप्त हुए कालीबंगन, जिसे कालीबंगा भी कहते हैं, और वो कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। आगे बात समझ में? तो एक बार मैं यहाँ ट्रिक में लिख लेता हूँ। कौन सा? बाजरा कहाँ पर है? बाजरा हमें मिला गुजरात से। और हल कहाँ से मिले? चोलिस्तान और बनावली। ठीक है। चोलिस्तान बना। और जुते हुए खेत
जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन। और दोहरी फसल, दोहरी फसल के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? वो भी हमें प्राप्त हुए कालीबंगन से। और ये दोनों ही कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में। तो ये बातें आपको क्या होगी? समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि देखो, कृषि की जाती थी, हाँ, क्योंकि हमें कुछ अनाज के दाने मिले। कहाँ से मिले? तो हमने कहा कि देखो, बाजरा था वो गुजरात से मिला, बाकी अलग अलग जगहों से हमें मिले। जुताई किससे की जाती थी? तो हमने कहा कि मोहरों और मृण मूर्तियों से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनमें हमें बेल के चित्र मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और चोलिस्तान और बनावली से तो हमें क्या मिला? एक मिट्टी का खिलौना मिला जिसमें बेलों के साथ जो हल है वो भी मिले। ठीक है। सिंचाई के साधन कौन कौन से थे? नहरें और जलाशय। अब इनके साक्ष्य पढ़ लेते, देखो कहाँ से मिले। ये समझ में आ गया ना? एक साथ अलग अलग फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति में नहरों के अवशेष मिले, कहाँ से? सूरतगही नामक स्थान, जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले? धोलावीरा नामक स्थान से, और वो भी कहाँ पर? गुजरात। तो नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? नहरों के साक्ष्य मिले आपको सूरतोगही नामक स्थान, वो पर कहाँ पर है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। और उसके बाद क्या था? जलाशय। तो जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले आपको धोलावीरा नामक स्थान, और वो कहाँ पर है? वो है गुजरात में। चलो, आपने कहा कि सर आपने ये देखो साक्ष्य तो हमें बता दिए हैं, पर ये हमें याद कैसे होंगे? कुछ ट्रिक तो दो जिसके आधार पर हमें ये सारी बातें हमें क्या रह जाएं? याद रह जाएं। तो चलो, हम इसकी क्या दे रहा हूँ आपको? ट्रिक दे रहा हूँ, और उन ट्रिकों को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। देखो, मैंने कहा कि जो बेल के साक्ष्य मिले, बेल व हल के साक्ष्य, वो कहाँ से मिले? तो मैंने बताया वो मिले आपको बनावली। ठीक है। बनावली व चोलिस्तान, वो कहाँ पर है? हरियाणा में। सॉरी, ये जो बनावली है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या हुआ? बेल होता है ना, बेल, वो क्या करता है? चरता है। क्या करता है? चरता है। कहाँ पर? वन में। वन को ही हम मान लो वन कहते हैं। तो बेल चर रहा है वन में। क्यों? क्योंकि उसको खानी है हरी हरी घास। क्या खानी है? हरी हरी घास खानी है, वन में खानी है। किसको खानी है? बेल को खानी है। ठीक है। तो क्या ट्रिक बनी? बेल चरते हैं वन में हरी हरी घास खाने के लिए। तो क्या ट्रिक बना? कि बेल चर रहे हैं वन में, किस लिए? हरी घास खाने के लिए या चरने के लिए। तो ट्रिक बन गया ना कि बेल व हल के साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो हरी हरी घास चरने के लिए बेल कहाँ पर जाते हैं? वन में, यानी वन में। तो वनावली, हरियाणा और चोलिस्तान, ये आपको याद हो गया। उसके बाद क्या है? जुते हुए खेत तो आपको याद हो जाएगा, कालीबंगा से मिले। लेकिन अब आपको याद करना है नहरें, है ना? नहरें। तो नहरों में आप क्या करते हो? तैरते हो। और तैरते हो कैसे हो? सोते हुए। कैसे? सोते हुए तैरते हो ना। तो नहरों से आपको क्या याद रखना है? सोते हुए। और सोते हुए आप क्या खा रहे हो? जलेबी खा रहे हो। क्या खा रहे हो? जलेबी। अब आप कहोगे कि जलेबी का और सोते हुए और तैरने से क्या मतलब हुआ? तो आप एक कल्पना करो। क्या कल्पना करनी है? कि यहाँ से एक नहर जा रही है, इस नहर में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर सो रहे हो, सोते सोते तैर रहे हो, और एक हाथ में आपके जलेबी है। जलेबी कहाँ की है? अफगान जलेबी। आपने गाना तो सुना ही होगा, अफगान जलेबी। क्या खा रहे हो? अफगान जलेबी खा रहे हो। क्या करते हुए? तैरते हुए। तैरते हुए आप जलेबी खा रहे हो। ये नहर है। ठीक है, दिखाई दे रही है नहर। इस नहर में आप क्या कर रहे हो? तैर रहे हो। कैसे? सोते हुए। सोते हुए तैर रहे हो ना। सोते का मतलब सूरत गोई। और क्या खा रहे हो? जलेबी। जलेबी कौन सी है? अफगान जलेबी। तो नहरों के मतलब नहर में आप तैर रहे हो, सोते हुए तैर रहे हो, साथ में अफगान जलेबी खा रहे हो। तो ट्रिक क्या बना कि जो नहरों के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? सूरतगही नामक स्थान से मिले। और सूरतगही कहाँ पर है? अफगानिस्तान में मिली है। ठीक है। उसके बाद का जो ट्रिक है वो समझो। उसके बाद का ट्रिक है कि आप धोते किससे हो? क्या करते हो?
धोते, धोते का मतलब आप जानते होगे, धोना होता है ना, धोना, धोना। तो आप किससे धोते हो? पानी से, ठीक है। और पानी कहाँ से आता है? पानी को हम क्या कहते हैं? जल। और जल से ही बना जलाशय, और जलाशय यानी जलाशय में जाकर धोते हो ना आप कपड़े वगैरह, जलाशय में जाकर धोते हो ना। तो जल के साक्ष्य कहाँ से मिले? या जलाशय के साक्ष्य, वो कहाँ से मिले? धोना से। या क्या याद रखोगे? धोना से याद रखोगे धोलावीरा, धोलावीरा। तो देखो तैरोगे कहाँ पर? नहरों में। और कैसे? सोते हुए, सोते हुए तैरोगे तो आप याद रख लोगे सुर्तगोई। और धोने के लिए याद रख लोगे जलाशय, क्योंकि धोने के लिए पानी चाहिए, और पानी को जल कहते हैं, और जल से ही क्या बन गया? जलाशय। तो धोते किससे हो? जल से। और जल से क्या याद आ गया? जलाशय। अगर नहीं धोया तो क्या हो जाओगे? आप गुजर जाओगे। तो धोलावीरा से क्या हो जाओगे? आप गुजर जाओगे। धोने के लिए आप कहाँ जाओगे? गुजरात, ठीक है। तो धोलावीरा का मतलब कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। और क्या मिलेगा वहाँ पर? जल। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको क्या कर दी? बता दी। अब आप इसको तो देखो, मैं बंद कर लेता हूँ। क्या कर लिया? ये बंद कर लिया। अब मैं एक एक चीज़ें आपको वापस याद दिला रहा हूँ, वापस बताना कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना बताना है कि सबसे पहले जो चीज़ थी वो अपना यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखो एक नंबर क्या थी कि जो बैलों के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले? तो आप क्या कहोगे? बनावली से मिले, चोलिस्तान से मिले। दूसरा आप कहोगे नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो नहरों के साक्ष्य आप बता दोगे कि सुर्तगही से मिले हैं, और सुर्तगही कहाँ पर है? अफगानिस्तान से, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? मैं आपसे पूछूंगा जलाशय के साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो आप कहोगे कि सर जलाशय के साक्ष्य हमें मिले हैं धोलावीरा से, और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो आप क्या कहोगे कि दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा सवाल होगा मेरा वो ये होगा कि आपको बाजरे के दाने कहाँ पर मिले हैं? तो आप क्या कहोगे कि बाजरे के दाने हमें मिले हैं गुजरात से। तो ये सारे के सारे क्या थे? वन लाइनर क्वेश्चन थे जो आपको किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं। तो अब तक के जो जितने भी वन लाइनर सवाल मिलने बने हैं उनको मैं एक बार सारों को याद करवा देता हूँ, ठीक है। वो 10 से 12 सवाल बने जो अब तक जो हमने पूरा पाठ पढ़ा उसमें। पहला सवाल क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो जवाब क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हड़प्पाई मुहर है। दूसरा सवाल, हड़प्पाई मुहर किससे बनी हुई है? तो शेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। तीसरा सवाल, हड़प्पाई मुहर पर क्या अंकित है? तो जानवरों के चित्र अंकित है और लिपि अंकित है, ठीक है। चौथा सवाल ये बन गया कि उस लिपि को क्या हम पढ़ पाए हैं? तो हाँ, हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। पांचवा सवाल क्या बना? पांचवा सवाल ये बना कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? तो आपका जवाब क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थान था वो था आपका हड़प्पा नामक स्थान था, ठीक है। और छठवां सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, बाजरे के दाने हमें कहाँ से मिले? तो जवाब क्या होगा? बाजरे के दाने हमें मिले गुजरात से, ठीक है। सातवां सवाल ये हो गया कि नहरों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो नहरों के साक्ष्य मिले सुर्तगही नामक स्थान अफगानिस्तान से। और बैलों के और हल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो वो मिले बनावली हरियाणा से और चोलिस्तान से, ठीक है। नौवां सवाल आप लोगों के सामने ये हो गया कि हमें जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जलाशय के साक्ष्य हमें मिले धोलावीरा नामक स्थान से, और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। और 11वां सवाल जो आप लोगों के लिए आखिरी सवाल है वो ये है, एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। उसके बाद होता है अगला सवाल आपका, बीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है ईसा के जन्म के वर्ष के पूर्व से, ठीक है। और उसके बाद एक शब्द होता है सी, सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। और एक शब्द होता है बीसीई, बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और उसके बाद जो अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, वो आप लोगों के सामने यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कालक्रम क्या है? तो कालखंड क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, ये सारे के सारे क्या है? उसके कालखंड है। ये तो सारे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न? वस्तुनिष्ठ, जिनका जवाब क्या होता है? एक लाइन में देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो जिनके 3 से 4 लाइन वाले उत्तर होते हैं, 3 से 4 लाइन वाले, वो सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका जवाब हो गया। दूसरा, संस्कृति किसे कहते हैं? ठीक है।
तीसरा सवाल ये होगा कि आरंभिक हड़प्पा की विशेषताएं बताओ। चौथा सवाल क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह के तरीके बताओ। यह आपका 200 शब्दों का शब्द, इसमें आपको 200 शब्द लिखने हैं, यानी एक बड़ा प्रश्न आपके इस पाठ से बन सकता है। वो क्या है, वो है जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह, उसमें आपको ये बताना है कि कृषि की जाती थी, सिंचाई के साधन क्या थे, जुताई के साधन क्या थे, कटाई के साधन क्या थे, और इनके जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिले। तो इतने जो 3 दिन की क्लासें अभी तक अपनी हो चुकी हैं, 2 तो पहले की और एक ही है, उसमें जितना कुछ पढ़ा है वो मैंने आपको ब्रीफ रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो अब अगला जो बिंदु है वो समझते हैं हम कौन सा अपना। अगला जो बिंदु है वो है मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो एक विकसित शहर या एक नियोजित शहर। चलो इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से संबंधित पहला सवाल। दूसरा, मोहनजोदड़ो की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। जो पहला भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और जो दूसरा भाग था वो नीचे बनाया गया था लेकिन क्या था, बड़ा था। आगे बात समझ में, अभी इसको समझ लेंगे। पहले भाग को हम दुर्ग कहते हैं और दूसरे भाग को निचला शहर कहते हैं। अब ये जो पढ़ा है उसको हम समझते हैं। देखो क्या हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहली विशेषता क्या, सबसे प्रसिद्ध शहर है। किसका, हड़प्पा सभ्यता का, पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता 2 भागों में बनता है। तीसरी विशेषता क्या है, जो पहला भाग है वो क्या है, छोटा है। जो छोटा है वो क्या है, ऊंचा है। ठीक है, और जो बड़ा है वो क्या है, वो जो बड़ा है वो क्या है, नीचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये अपना, यहाँ पे बड़ा बना कर दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका क्या है, हड़प्पा है, 2 भागों में बंटा हुआ है। ये जो छोटा भाग है, ये मान लो मैंने क्या कर लिया, छोटा भाग है। ये जो छोटा भाग है वो कैसा है, एक बार मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ। हाँ सही है, कि जो छोटा भाग है वो क्या है, ऊंचा है। ये क्या हो गया, ऊंचा है। ठीक है, जो छोटा है वो भाग वो ऊंचा है, और जो बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग है, ये क्या है, नीचा। ठीक है, अब इनके नाम देख लो। जो ऊंचा भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दुर्ग। क्या कहते हैं, दुर्ग। और जो निचला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, निचला शहर। निचला शहर। अब इसको हम एक खाली पन्ने में समझते हैं और ढंग से समझते हैं, क्योंकि ये आपके सवाल आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का एक जो नियोजित शहर है उसके बारे में आप बताओ। तो चलो मैं इसको ढंग से समझा देता हूँ। चलो यहाँ से समझते हैं। क्या है पहला सवाल आपका, मोहन, दिखाई तो दे रहा होगा ना, चलो मोहनजोदड़ो। चलो मोहनजोदड़ो है ना, इसकी पहली विशेषता क्या होगी, सबसे प्रसिद्ध है। क्या विशेषता होगी, कि सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होगी, 2 भागों में बनता है। ठीक है, जो छोटा है वो क्या है, ऊंचा है, और जो बड़ा है, 2 भागों में बनता है ना, तो जो बड़ा भाग है वो क्या है, वो क्या है, नीचा है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं जो छोटा भाग है। छोटा भाग, जो छोटा भाग है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। और वो किस दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में है, और दीवार से घिरा हुआ है। दीवार से घिरा है। ठीक है, और दीवार से घिरा है और एक चबूतरे पर बना है। किस पर बना है, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। दीवार से घिरा है और चबूतरे पर बना है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी होगी, दुर्ग की होगी। चलो यहाँ से समझो एक बात कि दुर्ग की विशेषता क्या है ना। समझते हैं जो दुर्ग है उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखो, दुर्ग क्या है, छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण चबूतरे पर बना होना है, और चबूतरा कच्ची ईंटों से बना हुआ है, सामान्यतः पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और निचले शहर की विशेषताएं क्या है, कि ऊंचाई अधिक नहीं है परंतु आकार बड़ा है, सामान्यतः पूर्व दिशा में बनाया गया है, निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ है। तो अब इस जो बातें आपने सुनी है, ठीक है, उन बातों को एक एक हम याद करते हैं
और याद करके इसको चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ये चित्र आपके दिमाग में रहा तो चित्र के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसकी पूरी की पूरी विशेषताओं को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप बताते हैं कि मोहनजोदड़ो है वो क्या है कि 2 भागों में क्या हुआ है, बंटा हुआ है। कितने भागों में बंटा हुआ है, 2 भागों में। तो ये लो मैंने इसके क्या कर दिए, 2 भाग बना दिए। ठीक है, ये इसके 2 भाग बना दिए। ये है आपका दुर्ग, क्या है, दुर्ग। ये एक चबूतरे पर बना हुआ है, तो मैंने ये क्या कर दिया, एक छोटा सा चबूतरा बना दिया। चबूतरा किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। तो ये लो इसके अंदर ईंटें भी क्या कर दी है मैंने, लगा दी। दिखाई तो दे रहा है ना, चलो नीचे ले लेता हूँ। ये इसकी मैंने क्या कर दी, ईंटें बना दी। तो क्या क्या याद रहा, 2 भाग हो गए। ये आपका कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया। और ये आपका क्या हो गया, पूर्व हो गया। दोनों किससे घिरे हुए हैं, दीवारों से। और दीवार किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। ये आपकी क्या होगी, ईंटें होगी। ये आपकी क्या होगी, ईंटें होगी। क्या हो गई, ईंटें। ये आपका चबूतरा हो गया, और चबूतरा भी किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। अब ये जो एक एक शब्द लिख रहा हूं ना, इसके आधार पर आपको एक लाइन लिखनी है। कैसे कि जो मोहनजोदड़ो है सबसे विशिष्ट, सबसे प्रसिद्ध शहर है, 2 भागों में बंटा हुआ है। जो छोटा भाग है उसका नाम क्या है, उसका नाम दुर्ग है। पश्चिम दिशा में बना हुआ है, एक चबूतरे पर बना हुआ है। चबूतरा किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। और जो पूर्व भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निचला शहर। ये बड़ा है, आकार में कैसा है, बड़ा है, लेकिन कैसा है, ऊंचाई में ये नीचा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निचला शहर। शायद ये सामान्य जनता के लिए था, और ये क्या था, किसी राजा महाराजा के लिए था। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि राजा महाराजा थे या नहीं थे, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आ गई बात समझ में। तो अभी तक जितना पढ़ा है वो सारी बातें समझ में आ गई। क्या कि जो मोहनजोदड़ो है 2 भागों में बंटा हुआ है। उस एक भाग पश्चिम भाग है और पूर्व भाग है। जो पश्चिम भाग है वो छोटा है आकार में तो, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ है। ये लो ऊंचाई और दे दी यहाँ पर, ये दुर्ग बना दिया ना, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ऊंचाई पर बना हुआ है, दुर्ग कहते हैं। ऊंचाई इसलिए है क्योंकि वो चबूतरे पर बना हुआ है। और चबूतरा किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। और ये पश्चिम भाग में। ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो आकार में बड़ा है, लेकिन ऊंचाई में क्या है, नीचा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निचला शहर कहते हैं। ठीक है, ये शहर भी किससे घिरा हुआ है, दीवारों से घिरा हुआ है। और ये सामान्यतः किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो ये सारी विशेषताएं आपको क्या होगी, समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं, देखो चलो आगे देखते हैं ना। मोहनजोदड़ो अन्य शहरों की तरह ही नियोजित था। अब नियोजित होने के लिए क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो देखो, बस्ती को बसाने से पूर्व नियोजन किया जाता था। देख, जैसे आप लोग अगर आपके जो प्लॉट खरीदते हो, प्लॉट खरीदने के बाद क्या करते हो, मकान बनाते हो। तो मकान बनाने के लिए आप पहले डिसाइड करते हो, यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ पर आपका किचन बनेगा, वो बेडरूम वाला बनेगा, ड्राइंग रूम, जितने भी रूम होते हैं वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे वो आप देखते हो, है ना। तो पहले क्या बनाते हो, एक नक्शा बनाते हो। तो जो हड़प्पा का जो शहर है मोहनजोदड़ो, उसको भी बसाने से पहले उसका क्या किया गया था, एक नक्शा बनाया गया था। भवनों के निर्माण से पूर्व वहाँ पर चबूतरे बनाए गए थे। चबूतरों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। चबूतरों की नींव की तरह प्रयोग करते थे। ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था, और वो अनुपात क्या था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की 4 2 1। अगर ऊंचाई 1 है तो चौड़ाई 2 हो जाएगी और लंबाई 4 हो जाएगी। और सभी प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। सभी प्रकार की ईंटों का मतलब क्या हुआ कि कुछ ईंटें तो थी वो आग में पकाई गई थी, और कुछ धूप में पकाई गई थी। अब इस जो नियोजित शहर है इसको हम इस बोर्ड पर समझते हैं। देखो, नियोजित शहर, नियोजित शहर। अब इस नियोजित शहर की विशेषताएं क्या है वो देखो। देखो, नियोजित शहर होने के लिए आपके लिए बात क्या होनी चाहिए कि पहले तो आप एक क्या करो, नक्शा बनाओ। नक्शा बना लिया, ये उसका क्या हो गया, नियोजन हो गया। नियोजन की इतनी दूर में आपको क्या करना है, शहर बसाना है। ठीक है,
नियोजन कर लिया। नियोजन करने के बाद आपको यह दिखाना है कि कहाँ पर आपको घर बनाने हैं। कि मान लो मुझे इतनी दूर में घर बनाने हैं, यहाँ से मुझे सड़क निकालनी है, ठीक है, ये सड़क निकाल दी, फिर यहाँ पर घर बना दिया मैंने, ये आपकी क्या हो गई, सड़क हो गई। ये मान लो आप थोड़ी सी सड़क जैसे बना देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, घर बनाने हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर एक मैंने सड़क गुजार दी, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, एक मैप बनाया कि यहाँ से तो मैं सड़क गुजारूंगा और यहाँ पर क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या हुई नियोजित शहर की, कि पूरा का पूरा शहर बसाने से पहले उसका नियोजन किया गया। नियोजन में क्या किया गया कि जहाँ पर घर बनाने हैं वहाँ पर पहले क्या बनाए, चबूतरे बनाए। चबूतरे जो क्या काम करते थे, एक नींव का काम करते थे। अगर हम अपनी भाषा में समझे तो क्या करते हैं कि जो मकान बनाते हैं उससे पहले जो उछाल लेते हैं यानी ऊंचाई लेते हैं, वो क्या करता था, यहाँ पर ये चबूतरे करते थे। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, जो चबूतरे थे वो एक सीमित क्षेत्र में ही थे। किस में थे, एक सीमित क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि चबूतरे हर कहीं पर बना दिए। पहले नियोजित किया गया था कि हम इतनी दूर में अगर मकान बनाएंगे ना, तो इतनी ही दूर में हमें क्या करने हैं, उन चबूतरों को बनाना है, ठीक है। कि देखो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 और 5 मकान बनाने हैं, तो 5 मकान जितने ही क्या किए हमने, चबूतरे बनाए। आगे बात समझ में, कि पहले नियोजन किया गया, फिर चबूतरे बनाए गए, और चबूतरे भी कितने थे, एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित है, ठीक है। अब आप बताओगे कि चबूतरे बनाओगे किससे, तो चबूतरे बनाओगे आप ईंटों से, ठीक है। और ईंटें बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आकार की ईंटें ले लोगे। ईंटों की एक निश्चित अनुपात होगा, और वो क्या होगा, LBH, यानी कि उसकी जो ऊंचाई होगी वो तो होगी 1 सेंटीमीटर मान लो, या जो भी मान लो वो 1 है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। इस अनुपात की होगी क्या, ईंटें। और ईंटें भी ऐसी नहीं है कि सभी पकाई हुई हो, कुछ ईंटें हो सकती है वो क्या होगी, कच्ची हो सकती है। कच्ची का मतलब धूप में पकाई हुई, और कुछ आग में पकाई हुई भी हो सकती है। तो देखो विशेषताएं क्या क्या होगी, सारे जो शब्द लिखे गए हैं मैंने एक एक शब्द, उन एक एक शब्दों से आपको क्या करनी है, विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषताएं क्या होगी कि शहर को बसाने से पहले उसको नियोजन किया जाता था। नियोजन में क्या किया जाता था कि सबसे पहले एक चबूतरे बनाए जाते थे, ठीक है, ये चबूतरे बना दिए। चबूतरे सीमित क्षेत्र तक सीमित थे, ठीक है, और चबूतरों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें भी एक निश्चित अनुपात में होती थी, वो अनुपात क्या है, 4:2:1, यानी कि ऊंचाई 1, चौड़ाई 2 और लंबाई 4। और ईंटें भी कितने प्रकार की हुआ करती थी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, कच्ची और आग में पकाई हुई। इनके आधार पर क्या करते थे, इस शहर को बसाते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले हमने देखा इस शहर की आउटलाइन, कि शहर है वो कितने भागों में बंटा हुआ है। तो आपने कहा कि 2 भागों में, एक दुर्ग है, एक निचला शहर है। और जो मकानों के साक्ष्य हमें मिलेंगे वो निचले शहर में मिलेंगे, और जो दुर्ग है उसमें सामान्यतः हमें जो सार्वजनिक स्थान है वो मिलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो चबूतरे बने हुए हैं वो सीमित क्षेत्र में बने हुए हैं, नियोजित है, कच्ची बस्तियां हैं, और आग में ईंटों को पकाकर या इस प्रकार हमने क्या कर लिया है, नियोजित शहर बना लिया। अब नियोजित शहर की एक विशेषता और होगी, वो विशेषता क्या होनी चाहिए, नालों का निर्माण। नालों का निर्माण, आप लोगों ने देखा होगा कि ये मान लो सारे के सारे क्या है, घर हैं, ठीक है। ये मैंने आपको घर बना दिए, एच का मतलब हाउस या होम, ये सारे क्या है, घर हैं, ठीक है। तो इन घरों में क्या होगा, गंदा पानी भी होगा। तो उस पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मान लो मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से सारे के सारे रास्ते आते हैं बाहर। तो इस मार्ग से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन घरों से हमें पानी निकालना होगा, गंदा पानी निकालना होगा। तो गंदा पानी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, एक लाइन चाहिए होगी जिसे हम कहते हैं नालियाँ, ठीक है। वो नालियाँ भी क्या होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए, यानी कि नालियों यानी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। तो ये जो नालियाँ हैं, तो वो क्या करते थे, जब शहर को बसाते थे तो पहले चबूतरे बनाते थे, उन चबूतरों के पास में क्या बनाते थे, नालियाँ बनाते थे, और उन नालियों में जगह छोड़ देते थे कि अगर यहाँ पर अगर मकान बनेगा, कि मान लो यहाँ मकान बन रहा है, तो उस मकान से कनेक्शन इस नाली में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले सड़क बनाई, फिर उसके बाद चबूतरे बनाए, उन चबूतरों के साथ यहाँ पर जो सड़क है उसके नीचे क्या बना दी, नालियाँ। तो पहले नालियाँ बनाई गई,
फिर चबूतरे बनाए गए, फिर मकान बनाए गए। ऐसा नहीं कि पहले मकान बना दिया, फिर सड़क बनाई और फिर उसके बाद नालियाँ बनाई। ठीक है, चलो अब इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, नालियों के निर्माण का। तो नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है कि हड़प्पा की नियोजित जल प्रणाली, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जल कहीं भी ऊपर भी बह रहा है। अगर बरसात होगी या कोई भी और वो काम होगा तो जो जल आएगा, यानी कि जो पानी अपशिष्ट के रूप में आएगा, उसको निकालने के लिए एक नियोजित प्रणाली है। और वो प्रणाली क्या है? सभ्यता में सड़कें व गलियां एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर काटती हैं। और इस पद्धति को क्या कहते हैं? हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसको हम अभी समझेंगे कि ये ग्रिड पद्धति क्या होती है। ठीक है, भवनों के निर्माण से पहले नालियों के साथ गलियां बनाई जाती थी, फिर भवनों का निर्माण होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। घर से गंदा पानी बाहर गली की नाली में निकालने के लिए घर की एक दीवार गली के साथ सटी होती थी। इसको भी हम समझ लेंगे अभी। ये बातें आपको समझ में आ गई नालों के निर्माण से। वापिस समझते हैं। देखो, तो ये लोग क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसकी विशेषताओं में क्या है कि पहले आप क्या करोगे, ये गलियां बनाओगे, गलियों के साथ नाली बनाओगे, और घर का जो एक दीवार है वो क्या करोगे? आप इस नाली से कनेक्ट कर दोगे, ताकि जब भी आप गंदा पानी निकालोगे बाहर तो इस दीवार के सारे इस नाली में आ जाएगा, और इस नाली के सारे क्या आ जाएगा? ये तो क्या थी? एक गली थी, और यह आपकी मुख्य मार्ग है। ये क्या है? मुख्य मार्ग। इस मुख्य मार्ग से क्या होगा? पानी आ जाएगा यहाँ पर बाहर की तरफ। अब आपने देखा होगा एक शब्द सुना भी, वो शब्द क्या था? वो शब्द था ग्रिड पद्धति। ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो शब्द क्या था? ग्रिड पद्धति। अब ये क्या होता है? आप लोगों ने कभी चेस खेला होगा, ठीक है? तो चेस में क्या होता है? ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? बॉक्स बने हुए होते हैं, और एक बॉक्स ब्लैक होता है या एक वाइट होता है, ऐसे बने हुए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? और अगर मैं इसको ये से ब्लैक कर दूँ तो देखो, ऐसे बॉक्स देखे होंगे, ठीक है? तो ये बॉक्स क्या करते हैं? एक दूसरे को, ये ब्लैक वाला ऐसे आ रहा है और ये वाइट वाला ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं? ऐसे समकोण बना रहे हैं ना। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, और ये 90 डिग्री का कोण। तो जो हड़प्पा सभ्यता की गलियाँ हैं, गलियाँ का मतलब क्या हुआ? ये मान लो मैंने गली मान ली छोटी सी, और ये मकान मान लिए, ठीक है? और ये क्या है? गली है, और यहाँ पर क्या बनाए हैं आप लोगों ने? मकान बना रखे, ठीक है? ये हाउस है, 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 और ये हाउस है, और ये आपकी गली है। और ये क्या है? यहाँ से मुख्य मार्ग है। क्या है? मुख्य मार्ग। ये मेन रोड है, और ये आपकी क्या है? गली है। इस गली में कई सारे घर हैं, उन घरों में क्या है? ये गलियां हैं। तो क्या कह रहा है कि जो गलियां हैं, ये गली हो गई और ये सड़कें होंगी, वो क्या कर रही है? एक दूसरे को समकोण पर क्या कर रही है? काट रही है। और इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? इस पद्धति को हम कहते हैं ग्रिड पद्धति, या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। आगे बात समझ में? या इसको हम चेस पद्धति भी कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है, और उस शहर के बारे में कई सारी बातें थी जो हमने पढ़ी, ठीक है? तो आगे की कक्षा में जो अगली बातें हैं वो हम बाद में देखते हैं। चलो देखते हैं क्या बातें हैं वो आगे, ठीक है? एक बार मैं आपको वापस याद करवा देता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, समझते हैं एक एक चीज़ें वापस, कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे प्रसिद्ध स्थल है। 2 भागों में बंटा हुआ है। जो छोटा भाग है वो ऊंचा है, और जो बड़ा भाग है वो नीचा है। जो छोटा भाग है उसको हम दुर्ग कहते हैं। दुर्ग पश्चिम दिशा में है, दीवारों से घिरा हुआ है, चबूतरे पर बना हुआ है। और जो चबूतरा है वो किससे बना हुआ है? वो ईंटों से बना हुआ है। और ईंटों का आकार कितना है? 4, 2 और 1। आगे बात समझ में? ईंटें क्या हो सकती है? धूप में पकाई हुई हो सकती है, और आग में पकाई हुई भी हो सकती है। ये बातें आपको समझ में आ गई। और ये मैंने आपको चित्र से समझा दिया है कि जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, उसमें दुर्ग है। दुर्ग चबूतरे पर बना हुआ है, ऊंचा है। पूरा दुर्ग है वो किससे घिरा हुआ है? दीवारों से घिरा हुआ है। शहर भी दीवारों से घिरा हुआ है। शहर है उसको निचला शहर कहते हैं, बड़ा है, ऊंचाई में थोड़ा नीचा है, दीवारों से घिरा हुआ है, और पूर्व दिशा में है। फिर हमने देखा एक नियोजित शहर की विशेषताएं। वो क्या है?
किस शहर को बसाने से पहले उसका नियोजन किया गया था, एक सीमित क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ, चबूतरों का निर्माण हुआ, चबूतरों पर घरों का निर्माण हुआ, और घरों के निर्माण और चबूतरों के निर्माण से पहले क्या हुआ, गलियां बनाएगी, उन गलियों के साथ ही किसका निर्माण हुआ, नालियों का। और घर है, घर की एक दीवार किससे जुड़ी हुई होती थी, नाली से। और जो गलियां और सड़कें हैं वो एक दूसरे को किस पर काटती है, समकोण पर काटती है। और इस समकोण पर काटने के कारण इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको क्या होगी, समझ में आ गई। तो ये तो था जो मेरा काम था, जो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। अब आप लोगों के लिए जो काम है वो समझो, क्या काम है ना। तो क्या काम, आपका जो काम है वो समझो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं, घर पर लिखनी है, और उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो पहला सवाल वो क्या है, वो सवाल है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन निर्वाह है, जीवन निर्वाह निर्वाह को समझाओ। ये सवाल कई बार आ चुका है, 2014 में आया हुआ है, 2018 में, 18 में क्या, 17 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है। तो कई बार ये सवाल आया हुआ है। और ये कितने शब्दों में है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। 200 शब्द का मतलब हो गया कम से कम 10 से 15 लाइन आपको क्या करनी है, इसके बारे में लिखनी है। लिखोगे आप, लिख कर उसकी एक फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींच कर मुझको टेलीग्राम कर देना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है वो भी सुन लो, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं लेकिन कोई नहीं, सुन लो, ठीक है। और वो क्या है, मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो एक नियोजित, क्या है, एक नियोजित शहर। इस पर क्या करनी है, आपको एक टिप्पणी लिखनी है। और वो टिप्पणी क्या है, वो टिप्पणी आपको 200 शब्दों में लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आखिरी सवाल में छोड़ के जा रहा हूँ कि जो इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता, उसकी जो लिपि थी उसका नाम क्या था, नाम क्या था। यह आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। क्या करना है, कमेंट में लिखना है। देखो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है। तो इस सन्नाटे को क्या करो, थोड़ा तोड़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी ठोक दिया करो कभी कभी, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना।